और जैसा कि हमने बोला था आज नया चैप्टर शुरू होगा जो कि इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी, हाँ नया चैप्टर शुरू। नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे भाई, जल्दी से फटाफट आने दो सभी को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सब क्वेश्चंस कर लेना। अनन्या भी आ गई। सर आज हम कंप्लीट क्लास नहीं ले पाए, चलो कोई बात नहीं, जितनी ले सको ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर लेते हैं। हाँ जी, हाँ नेटवर्क फिनिश ऑलमोस्ट, रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, 10 रुपए का रिचार्ज कर लिया करो और जब नेट खत्म हो जाए 10 रुपए का रिचार्ज कर लियो, कोई इमरजेंसी में आता है। हाँ भाई वरुण है यहाँ पर, वरुण धवन, वरुण धवन प्रेजेंट है। वरुण धवन, वरुण धवन है क्या? यस सर। अरे वॉशरूम में कौन सी क्लास चल रही है भाई? अच्छा आने वाले, ठीक ठीक, चलो 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 शुरुआत करते हैं। स्पंदन और पता ही नहीं है, स्पंदन और दीपांशु। दीपा क्यों नहीं आई? अच्छा अच्छा, दीपांशु तो है क्लास में, सॉरी। अदीबा भी नहीं आई भाई, अदीबा का क्या मैटर है? अदीबा सही से क्लास नहीं करती भाई। हेलो सर, अच्छा दीपांशु तो है। स्पंदन को बुला ले। अदीबा भी आ गई, चलो। अदीबा बेटा लेट मत आया करो, मैं बैठा हूँ जब से इंतजार कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। अदीबा शुरू करते हैं भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे पहले, और मैं बता दूं केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ 2 दिन का। गुड इवनिंग। केमिकल इक्विलिब्रियम 2 दिन का, जो टाइम लगेगा वो आयनिक में लगेगा, पहले था टाइम सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम में लगने वाला है, केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ टाइम लगेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम होता भी आसान है, बताऊं। केमिकल सर एक मिनट की बात, चलो कोई नहीं। कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत नुकसान क्या है, कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है इसमें बहुत नुकसान क्या है सभी का। सबके परिवार में कोई ना कोई, किसी न किसी की डेथ जरूर हुई है। बहुत इसकी क्लासेस भी जो है स्कूल भी नहीं हो पाए सही से। चलो चलो भाई शुरू करते हैं फिर, है ना। हाँ चाल स्पंदन, थर्ड वेव भी आने वाली है। अभी नहीं आएगी थर्ड वेव, सितंबर में एस्टिमेटेड है। थर्ड वेव अभी नहीं आएगी, थर्ड वेव कॉन्सेप्ट ओपन होने के बाद 3-4 महीने बाद है, मतलब सितंबर में एस्टिमेटेड थर्ड वेव। अभी नहीं है थर्ड वेव का एस्टिमेशन, ठीक है। और हो भी सकता ना भी आए थर्ड वेव, क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन हो जाएगा तब तक। चलो वैक्सीनेशन हो जाएगा तो थर्ड वेव का ये मान के चलो, हो भी सकता ना भी। वैक्सीनेशन बहुत जोर से चल रहा है एकदम। तो भैया हम शुरुआत करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। जैसे कि इक्विलिब्रियम जो है एनसीईआरटी में तो इक्विलिब्रियम लिखा है चैप्टर। इक्विलिब्रियम ऐसा चैप्टर है, सभी को दिक्कत होती है इस चैप्टर में, ठीक है।
अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे खतरनाक चैप्टर है पर्सनली मुझे जो लगा वो थर्मोडायनेमिक्स है, जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स में इतना टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसकी तुम अंदाजा भी लगा सकते हो। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ये टफ चैप्टर नहीं है, ये लेंथी चैप्टर है, यानी ये बड़े चैप्टर है बस, और फॉर्मूले कुछ नहीं है इन चैप्टर में, तो फर्जी है। लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इसमें पूरे फॉर्मूले थोड़ा समझ जाओगे तो आसान चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा अच्छा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत खतरनाक चैप्टर है तुम देखो। हाँ, वो देखने में तुम्हें बढ़िया से लगता है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस में, ये दिमाग की जो है बत्ती हिलने के लिए पूरी कगार पर आ सकती है। तो भैया हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में हेडिंग है इक्विलिब्रियम, लेकिन हम इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में पढ़ेंगे ना। नीट में पूरा सिलेबस आएगा भाई, रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में मत रहना, नीट में पूरा सिलेबस आएगा, सुनने में जो भी आए उसको एक तरफ रखो। इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट है भैया, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयनिक इक्विलिब्रियम, सही है। तो हम पहले केमिकल पढ़ेंगे और फिर आयनिक। जो टाइम लगना होगा वो किसमें लगेगा, आयनिक में। केमिकल में टाइम नहीं लगेगा, केमिकल में हद से 2 लेक्चर, आज का और कल का, या फिर हद से नहीं पाए तो 3 लेक्चर, तीसरे से फालतू नहीं लगेगा, ठीक है। चलो देखो, वो तब जब आप कम से कम 1.5 घंटे की क्लास लोगे तब। देखो भैया, टाइप ऑफ रिएक्शन किस किस टाइप की होती है भाई। एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, अरे इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे कि A+B से C+D बन गया, तो जैसे C और D बन जाएगा, अब वापस से मैं इससे A और B नहीं बना सकता। लिखा हुआ है रिएक्शन विच कैन प्रोसीड ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट मींस रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट बाय कंडीशन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है, एक बार प्रोडक्ट बन गया वापस प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते, यानी कि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, मतलब जो रिवर्स ना की जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ये घूम फिर के एक डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप का आपको एरो दिखेगा उससे रिप्रेजेंट की जाएगी। ऑलवेज गोस फॉर कंप्लीशन, हमेशा कंप्लीट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है। इन्वॉल्व्स लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट होगा हमेशा, लिमिटिंग एजेंट होगा किसमें, इरिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी कि ए और बी की जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे, तो यार इतनी सी बात तो कंफर्म है ना, ए और बी में से कोई एक ऐसी होगी जो कम होगी, बराबर भी हो सकती है, कम, ठीक है। टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर, हमेशा ओपन कंटेनर में होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, याद रखना। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ओपन कंटेनर में होंगी, याद रखना, कभी भी क्लोज्ड कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। ऑल एग्जांपल, जितने भी कंबशन रिएक्शन है, दीपांशु आगे समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आगे आएगा। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, अच्छा ये टेक्स प्लेस ओपन कंटेनर, ये कंडीशन कब है, ओपन कंटेनर वाली कंडीशन है जब प्रोडक्ट में कोई गैस हो, जब प्रोडक्ट में आपको कोई गैस दिखाई दे, है ना। हाँ, तो कंटेनर ओपन रहेगा तो गैस बनेगी, गैस कंटेनर से बाहर चली जाएगी, ठीक है, आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मिलने वाली चीज भी लिक्विड है, बनने वाली चीज भी लिक्विड, तब कंटेनर ओपन हो या क्लोज हो उससे कोई मतलब नहीं। कंटेनर ओपन कब होना चाहिए, जब प्रोडक्ट में एक आधी गैस मिल रही हो, ताकि वो गैस एस्केप कर जाए, वापस ना आए। सोचो वापस आ गई तो वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनने के चांस है, भी आगे बताऊंगा मैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस से ये सब रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड भी लिक्विड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी लिक्विड होता है, दोनों लिक्विड है, आप दोनों को ओपन कंटेनर में कराओ या क्लोज कंटेनर में कराओ, फर्क थोड़ा पड़ेगा, कोई गैस थोड़ा बननी है, कोई ये गैस कंटेनर से बाहर निकलेगी फलाना ढिमकाना, इनको खुले कंटेनर में कराओ या बंद कंटेनर में, बात नहीं। तो जब कोई गैस होगी ना प्रोडक्ट में एक आधी, तब कंटेनर ओपन करना पड़ेगा, है ना। क्लोज करोगे तो फिर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं करा सकते। इसका रीजन आगे अच्छी तरीके से और समझो कि नेक्स्ट पेज पे इसका एग्जांपल आ रहा है। तो पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन समझ लेते हैं। तो भैया रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो एक डायरेक्शन में होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में होती है, आगे भी होगी पीछे भी होगी, वो होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है A प्लस बी रिएक्टेंट, C प्लस डी प्रोडक्ट, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, सही है। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो A और B मुझे रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, C और D प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन से देखूं BD, यानी कि CD से क्या बन रहा है AB, तो CD रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, AB प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, सही है। तो दोनों ही इसमें रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं, क्योंकि रिएक्शन आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन मूव करती है, फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगी, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट नहीं होंगी। अच्छा, रिवर्सिबल से कभी कंप्लीट नहीं होंगी, क्यों? अरे भैया आगे भी जा रही हैं, पीछे भी जा रही हैं, तो कभी कंप्लीट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, होगी नहीं कभी कंप्लीट रिएक्शन। नो रोल ऑफ लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट का कोई रोल ही नहीं है, लिमिटिंग एजेंट का रोल आएगा तब इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर, हमेशा क्लोज्ड कंटेनर होगी, क्यों होंगी? रीजन आगे, ये तो बहुत आसान चीज थी। अब देखो रीजन, साइंटिस्टों ने कैसे सोचा होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। मैं तो सबसे पहले कोई ना कोई साइंटिस्ट तो होगा ना जिसने सोचा होगा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे भैया? आयरन की स्टीम से रिएक्शन कराई वाटर वेपर से, आयरन की स्टीम से रिएक्शन कराई वाटर वेपर से, सही है। जब आयरन की स्टीम से रिएक्शन कराई तो आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी, और ये रिएक्शन कराई उसने ओपन कंटेनर में। तो सोचो हाइड्रोजन गैस जब भरी होगी तो ओपन कंटेनर में धीरे से बाहर निकल जाएगी, निकल गई। चलो, अब उसने क्या किया, फिर से ओपन कंटेनर में, है ना, जबरदस्ती हाइड्रोजन गैस को पकड़ा या फिर कंटेनर को क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, या ओपन करे, मतलब किसी तरीके से हाइड्रोजन गैस की ओपन कंटेनर में Fe3O4 लिया। तो उन्होंने देखा यार ये बन रहा है, यानी कि वही चीज बन गई थी जिनसे मिलकर बन रहे थे, ये वाला ये वाले। तो उन्होंने सोचा यार ये क्या मामला है, उन्होंने अब कंटेनर क्लोज ले लिया। तो जैसे ही कंटेनर क्लोज लिया, FeS2 से ये बन रहा था, और मैंने अभी पढ़ाया कि ये दोनों मिलके भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप कंटेनर क्लोज्ड है, तो अगर कंटेनर क्लोज है तो हाइड्रोजन गैस को कंटेनर से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर मौका 2 मिनट ट्रैक्टर को जाने दो, अगर हाइड्रोजन को कंटेनर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन वहीं प्रेजेंट रहेगी, और वहीं प्रेजेंट रहेगी तो इससे रिएक्शन करके फिर ये बना लेगी, यानी कि रिएक्शन आगे भी जाएगी, रिएक्शन आगे भी पीछे भी जाएगी, कभी इससे ये बनेगा कभी इससे ये बनेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। सोचो कि कंटेनर ओपन होता तो हाइड्रोजन गैस चुपके से निकल के भाग जाती, सिर्फ ये बचता, और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट ही ना होती, तो क्या रिएक्शन बैक चली जाती? नहीं जाती। रिएक्शन बैक चली जाती? नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप इक्विलिब्रियम भी पढ़ोगे तो कौन से कंटेनर पढ़ोगे? क्लोज्ड कंटेनर पढ़ोगे। अगर कोई एक गैस इन्वॉल्व है प्रोडक्ट में तो, या फिर रिएक्टेंट, अगर पूरी रिएक्शन में कोई एक गैस इन्वॉल्व है तो कंटेनर को आपको क्लोज्ड करना पड़ेगा। व्हाट स्टीम, स्टीम क्या होती है? गैस ही तो होती है। RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RB मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब टाइम 0 होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो मैक्सिमम होगा, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होंगे। भाई प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं, ताकि प्रोडक्ट जब नहीं बना तो यार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बन जाएगा? तो यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता जाएगा, बैकवर्ड का बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ये आएगी, जितना रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी उतने ही रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होगी। इस यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उसको बोलेंगे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन चल रही है, बस ये कि इक्विलिब्रियम है। जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतना प्रोडक्ट से क्या बन रहे हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ भाई, इक्विलिब्रियम बात समझ में आ रहे हो भाई? ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, मान लो ये 2 बंदे हैं, एक बंदा ये है, मान लो ये दीपांशु है और ये वरुण है, सही है भाई? हाँ, इसके पास 10 बॉल है और वरुण के पास 0 बॉल है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो जब वरुण के पास बॉल ही नहीं है तो क्या वरुण बॉल फेंकेगा? क्या दीपांशु को नहीं फेंकेगा? यानी कि इतनी बात कंफर्म है कि दीपांशु ही बॉल देगा वरुण को। हो गया, यानी कि फॉरवर्ड रेट ही दिखेगा, बैकवर्ड रेट है ही नहीं, बैकवर्ड फेंकेगा ही नहीं, वरुण दे ही नहीं रहा बॉल। तो ये मान लो इसने बॉल फेंकी कुछ,
जब इसके पास अच्छी खासी बॉल होगी, मान लो इसके पास 9 बॉल होगी, एक बॉल फेंक दी, इसके पास 1 बॉल, चल रहा है ये, है ना। अब इसने 1 बॉल वापस करी, फिर 1 बॉल फेंक ली, फिर उससे हो जाएगी 9 बॉल। कि इसके पास 6 बॉल होगी, इसके पास 4 बॉल होगी। अब यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि इसके पास 6 होगी, इसके पास 4 होगी। अब 6 में से इसने 1 फेंकी तो वापस तुरंत 1 फेंक देगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा। यानी कि 1-1 फेंक रहे दोनों, 1-1 इसने दी, 5 होगी, इस पे 5 होगी, वापस फेंक दी, फिर 6-4, फेंकते रहेंगे एक दूसरे को, फेंकते रहेंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम में ये काउंटिंग जो भी मेंटेन हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, बराबर हो या ना हो ये नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते दोनों पे 5-5 हो, ये गलत चीज है। अरे 6-6 भी हो सकता, 6-4 भी हो सकता है। दीपांशु पे 6 बॉल आ जाए और वरुण पे 4 बॉल, इसके बाद फिक्स हो जाए मामला। मान लो दीपांशु ने 2 बॉल फेंक दी, वरुण ने फिर 2 बॉल फेंक दी वापस, फिर 6-4 मेंटेन होगी। मान लो दीपांशु ने 3 बॉल फेंक दी वरुण को, रिवर्स में वरुण ने 3 बॉल फिर फेंक दी, फिर 6-4 होगी। यानी कि 6-4 पे इक्विलिब्रियम आ, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि प्रोसेस चल रहा है, वो बॉल फेंक रहा है, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स की जो क्वांटिटी वो चेंज नहीं हो रही। तो इस इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि जितनी इस पे बॉल आधी आधी बॉल बराबर होगी ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितनी भी बॉल्स होंगी दोनों पे, इतनी बात तो कंफर्म है कि वो कांस्टेंट होगी, बदलेगी। बताओ भाई। हाँ, लेकिन रेट सेम हो जाएगा। अरे रेट सेम है ना, ये 2 बॉल फेंक रहा है तो ये भी 2 बॉल फेंक, 2 बॉल का फेंकना ये क्या है भैया, रेट ही तो है। 1 सेकंड में 2 बॉल फेंकी तो ये क्या है, रेट ही तो है। तो रेट तो बराबर है, रेट बराबर होगा तभी इसके पास 6 बॉल और 4 बॉल मेंटेन रहेंगी। सोचो अगर दीपांशु ने 2 बॉल फेंकी और वरुण ने 1 बॉल फेंकी वापस, तो अब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल डिस्टर्ब हो जाएगी इसके पास। तो कुल मिला के ये बात है कि इक्विलिब्रियम तभी हमें मिलेगा जब रेट बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए रेट का बराबर होना कंपलसरी है, क्वांटिटी का बराबर होना कंपलसरी नहीं है। क्वांटिटी केमिस्ट्री में बोलेंगे कंसंट्रेशन, भाषण में आ रही है। तो यानी कि कंसंट्रेशन का बराबर होना इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है, रेट का बराबर होना जरूरी है। ठीक है, दीपांशु और वरुण के पास बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है जितना दीपांशु 1 सेकंड में बॉल फेंकेगा वरुण को भी वापस उतनी ही करनी है, अगर अपने पास बॉल सेम रखनी है। लेकिन बॉल बराबर होगी ये नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि जितनी दीपांशु बॉल फेंकेगा तुरंत वरुण को वापस करनी पड़ेगी, ताकि नंबर ऑफ बॉल्स उनके पास चेंज ना हो। बताएं भाई, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर है, वही लिखा हुआ सब ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम का मामला क्लियर, खाना खाना का जवाब दो भाई। चलो अब देखो, ये ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। बताओ क्या ये ग्राफ देखकर आपको लग रहा है कि इसमें इक्विलिब्रियम होगा या नहीं? हाँ ना का जवाब दो, इसमें इक्विलिब्रियम है या नहीं? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम है नहीं है? डेफिनेशन मैंने समझा दी। नो, बिल्कुल सही। अदीबा बताओ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट? अदीबा भी जवाब, तुम भी दो अदीबा। नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही। क्यों? अरे ये रेट घट रहा है, फॉरवर्ड का रेट घटेगा, जाहिर सी बात है, बैकवर्ड का बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट हो गया, लेकिन बराबर तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब नो इक्विलिब्रियम, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। आगे चलो, बताओ भाई इसमें इक्विलिब्रियम होगा या नहीं? इसमें बताओ, आंसर देते जाओ। एग्जिस्ट, यस और नो? नो, बिल्कुल सही दीपांशु को, नो। आपको रेट देखना है, ये रेट फॉरवर्ड है, ये रेट बैकवर्ड है भैया, ये यहाँ है इक्विलिब्रियम के, यहाँ है, बराबर ही नहीं है। गलत, इसमें भी नहीं होगा। बताओ भाई इसमें होगा क्या, लास्ट वाले में? लास्ट वाले में बोल दो, हाँ ना का जवाब दे दो भाई। यस होगा। देखो, अरे देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड एक ही जगह आके मिल गए, तो यहाँ पे बराबर हो गया, नहीं हो गया? ये रहा, हाँ ये हो गया बराबर, सही है। हाँ, यहाँ इक्विलिब्रियम होगा, और लिखा हुआ भी है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्क्रीन पॉज्ड, स्क्रीन आ रही है मेरी? स्क्रीन पॉज तो नहीं होगी सर, सेकंड ग्राफ में थोड़ा टाइम के लिए रेट सेम हुआ था। सेकंड ग्राफ में कहाँ हुआ सेम? कहाँ हुआ? यहाँ पर।
अरे नहीं, सेम हो प्लस कांस्टेंट भी तो होना चाहिए। सडनली एकदम चेंज हो गया, इंस्टेंटेनियस नहीं देखना है। कांस्टेंट भी हो, ये भी कंडीशन है, कांस्टेंट भी हो प्लस बराबर भी हो, दोनों चीज देखनी है। देख रहे हो, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट भी है, यहाँ देखो कांस्टेंट भी है और इक्विलिब्रियम भी है। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट भी हो और बराबर भी हो, दोनों चीज देखनी है। कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट भी हो जाए प्लस इक्वल भी हो जाए, दोनों बात है ना। ये चीज पिछले पेज पर होगी शायद, अगर लिखी हुई होगी तो। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, कांस्टेंट भी हो जाए और बराबर भी हो जाए। अब आगे भैया हम कंसंट्रेशन पे। अब दिमाग में बसा लो, दीपांशु और वरुण के पास नंबर ऑफ बॉल्स जो है वही कंसंट्रेशन है। अब बताना मुझे, बताओ भैया इक्विलिब्रियम शो करेगा ये वाला ग्राफ? हाँ ना का जवाब दो। इक्विलिब्रियम शो करेगा, यस और नो? अब ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, मतलब वरुण और दीपांशु पे जितनी जितनी बॉल्स हैं, बताओ भाई कंसंट्रेशन शो करेगा नहीं? यस और नो? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा इसमें? नहीं। मे बी का कोई चक्कर नहीं, पूरा कंफर्म बोलो, यस बोलो या नो बोलो, खत्म। मे बी नहीं, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। दीपांशु बोला मे बी, बाकी बताओ भाई। सर ये बॉल वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। मैं आपसे ही बोल रहा, मैं आपसे बोल रहा, ये दीपांशु है, समझे नहीं आप? ये है भैया दीपांशु, ये है वरुण। दीपांशु और वरुण, दीपांशु के पास 10 बॉल थी, वरुण के पास 0 थी। इतनी बात तो कंफर्म है, दीपांशु ही फेंकना स्टार्ट करेगा बॉल। दीपांशु ने फेंकना स्टार्ट की और जब बॉल दीपांशु पे 6 बॉल हो गई, फेंकते फेंकते, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, और इस वरुण के पास 4 बॉल्स हो गई। ये स्क्रीन आ रही है नहीं? हाँ ना का जवाब दो। स्क्रीन क्लियर है नहीं? स्क्रीन क्लियर है या नहीं? हाँ आ रही है, आ रही है। साक्षी अपना नेट कनेक्शन चेक करो। साक्षी तुम्हारा नेट खत्म हो गया? हाँ साक्षी तुम्हारा नेट कनेक्शन हो गया। लाइन के हिसाब से इक्विलिब्रियम अचीव होना चाहिए मेरे हिसाब से। लाइन मतलब, लाइन का मतलब, लाइन इन द सेंस क्या कहना चाहते हो? पहला एग्जांपल समझो। तो दीपांशु ने बॉल फेंकी और अपने पास 6 बॉल कर ली और 4 बॉल कर। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है, अगर आप अब दीपांशु ने 3 बॉल फेंकी तो रिटर्न में वरुण को भी 3 बॉल फेंकनी पड़ेगी, तभी नंबर ऑफ बॉल कांस्टेंट होगा। अच्छा इक्विलिब्रियम कहीं भी आ सकता है, 6-4 बॉल आ जाए, 5। सर ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है ग्राफ पर, हाँ अच्छा ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखी क्योंकि इसके बाद कंसंट्रेशन या रेट कांस्टेंट हो रहा है ना, इसके बाद इसलिए ड्रॉ कर रखी है। ये सीधी कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट हो गया, इसके बाद ग्राफ इसलिए लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसी के बाद आएगा इक्विलिब्रियम, इसके पहले वेरिएबल था, वेरिएबल में नहीं आता, चाहे वो कंसंट्रेशन हो चाहे रेट। अब आप मुझे बताओ, वॉइस आ रही है आपकी बट स्क्रीन नहीं आ रही, ग्राफ वाले पर पॉज हो गई। साक्षी तुम्हारा नेट खत्म हो गया, रिचार्ज कर लो 10 रुपए का। कहो तो मैं कर दूं रिचार्ज? साक्षी नंबर दो अपना, मैं कर देता हूँ, मैं कर दूंगा रिचार्ज, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ भाई यहाँ पर देखो, 6 बॉल और 4 बॉल। तो मैंने कहने का मतलब ये है, अब 6-4 बॉल आ गई। अब इसके बाद क्या होगा,
हाँ, इसके बाद होगा दीपांशु 6 की 6 बनाना चाह रहा है, वरुण 4 की 4 बनाना चाह रहा है। तो अगर अब दीपांशु ने 3 बॉल फेंकी तो रिटर्न में वरुण को भी 3 बॉल फेंकनी पड़ेगी ताकि 6 और 4 मेंटेन रहे। तो उसका मतलब 6 4 ही मेंटेन है। ये क्या, यही तो कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ये तो कंसंट्रेशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब कंसंट्रेशन, क्वांटिटी तो बता दी, एक 6 4 क्वांटिटी तो है। तो क्वांटिटी, अच्छा ऐसे ही मान सकते थे हम 5 5 बॉल पे इक्विलिब्रियम है, कोई बात नहीं, मतलब क्वांटिटी कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकते और नहीं भी हो सकती, लेकिन कांस्टेंट जरूर हो जाएगी, इतनी बात है। हाँ देखो नंगे ने कितनी सही बात बोली। हाँ, इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन कांस्टेंट हो जाएगी, ये पक्का है। दीपांशु और वरुण के पास 6 और बॉल कांस्टेंट हो गई, 5 5 भी हो सकती है, मतलब बराबर भी हो सकती है, कंसंट्रेशन अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर 6 4 है तो 6 4 ही रहेगी इक्विलिब्रियम के बाद, 5 5 है तो 5 5 ही रहेगी इक्विलिब्रियम के बाद, यानी कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन रेट कांस्टेंट भी होगा और इक्वल भी होगा। रेट पे कंडीशन है कि कांस्टेंट भी हो और इक्वल भी हो, कंसंट्रेशन पे कंडीशन है सिर्फ कांस्टेंट है, काम चल जाएगा, इक्वल है या ना है कोई मतलब। बताएं भाई, क्लियर ग्राफ? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट ग्राफ बताएं भैया, बताएं भैया इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, खाना का जवाब दे, इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा? होगा भाई, कंसंट्रेशन एक लाइन के बाद कांस्टेंट होगी, बराबर है नहीं है हमें क्या लेना, आगे आ जाओ, बताओ भैया इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, इसमें भी होगा। अरे इसमें तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, इक्वल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तीनों में होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट भी और बराबर भी, ठीक है। ऑल दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट करेंगी, इक्विलिब्रियम सिचुएशन रिप्रेजेंट करेंगी। चलो नेक्स्ट, अब ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम फेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि पानी सॉलिड से है, पानी लिक्विड, बर्फ और पानी अगर इक्विलिब्रियम में है, भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ ले लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ले लो, तो पानी से बर्फ बनती रहेगी, बर्फ से पानी बनता रहेगा, पानी लिक्विड है, बर्फ सॉलिड है, अगर फेस के बीच में इक्विलिब्रियम है तो उसको बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ फेस का चेंज होता है, जैसे कि पानी लिक्विड से भाप बन जाए तब भी हो सकता है, कार्बन डायमंड से डायमंड और ग्रेफाइट, इसमें इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट कर जाता है अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, यहाँ भी इक्विलिब्रियम हो जाता है, डायमंड ग्रेफाइट में चेंज, ग्रेफाइट डायमंड में चेंज, अगर एक प्रेशर टेम्परेचर लाके मेंटेन कर दी तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, मतलब सॉरी फिजिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें जानना तो जरूरी था कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं। एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक केमिकल होता है। अब केमिकल देख लो, फिजिकल समझ लिया, देख लो केमिकल क्या होता है भैया। केमिकल जो इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, जो केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि हैबर प्रोसेस जब अमोनिया बनाते हैं तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, H2I2 से HI बनते हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इससे प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या सेम रहेगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या सेम, अरे वही इक्विलिब्रियम तो एक ही चीज है ना, अरे फिजिकल इक्विलिब्रियम में तो सेम चीज है, वही चीज है ना, जितनी बर्फ पिघलती रहेगी उतना पानी जमता रहेगा, यहाँ तो ना तो बर्फ के वेट में फर्क आएगा ना पानी के वेट में फर्क आएगा, जितना पानी रहेगा वो पानी रहेगा, जितना बर्फ रहेगी उतनी बर्फ रहेगी, दोनों बराबर रहेंगी, बर्फ जितना बर्फ है उतना बर्फ रहेगा, जितना पानी है उतना पानी रहेगा, इसमें क्या है ना, आपको बर्फ मेल्ट घटा हुआ दिखेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी सेम रहेगी, जितना बर्फ है उतना रहेगा, जितना पानी है पाना तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना बर्फ का वेट घटेगा, बराबर बराबर रहेंगी, क्यों, जितना मेल्ट हो रहा है उतना जम जा रहा है, तो बराबर होगा। नेक्स्ट देखो भैया, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया, केमिकल रिएक्शन में एग्जिस्ट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक देखो भैया केमिकल इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। जिस जो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा उस इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से आप अचीव कर सकते हो सकता मान लो ए और बी मिलकर सी और डी मिल रहा है, तो आप ए और बी लो कंटेनर में, थोड़ी देर बाद सी डी भी बन जाएगा, इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा। उल्टा कर लो, या सी डी ले लो, थोड़ी देर बाद ए बी भी बन जाएगा, इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल एंड कांस्टेंट। देखो भैया पकड़ो वही बात जो मैं बता रहा था कि रेट इक्वल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। बताओ भाई, मैंने झूठ तो नहीं बोला था? मैंने झूठ तो नहीं बोला। मैं पीछे देख रहा था, कहीं ना कहीं नोट्स में लिखी भी होगी बात, ये लिखी भी है बात, है ना? मेरी ही नोट्स है, मेरी हैंड राइटिंग है भैया, बहुत खराब राइटिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी है। मैंने क्या कहा था? रेट कांस्टेंट भी होगा और इक्वल भी होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। देखो डायनेमिक ऐसे नहीं एक बराबर हुई रेट बनकर रुक गया, रिएक्शन रुक गई ना, रिएक्शन चलती रहती है। देयर इज नो चेंज इन एनी ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। एक तो मैंने बताया कि कंसंट्रेशन में चेंज होता, कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज होती है जो चेंज नहीं होगी। अभी मैंने बर्फ पानी का एग्जांपल दिया तो उसमें मास चेंज नहीं हो रहा था। देखो मास भी चेंज नहीं होगा, कलर भी चेंज नहीं होगा, मोल्स भी चेंज नहीं होंगे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद सारी चीज कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आ रही है? आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने के बाद सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, मोल्स हो, मास हो, कलर हो, है ना? मान लो कलर वाली रिएक्शन है तो कलर कांस्टेंट हो जाएगा, मास वाली रिएक्शन है मास कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें मास मेजर कर सकते हो। हाँ। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इट कैन ओनली अल्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम में डालने पर इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, सिर्फ इतना फर्क होगा, मान लो 10 सेकंड में इक्विलिब्रियम आ रहा तो 5 सेकंड में आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्योंकि फास्ट होगी तो इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा जी जीरो। इंपॉर्टेंट याद रखना कि इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? जीरो, है ना? डेल्टा जी कितना होता है? जीरो। बताओ भाई, इस पेज पे किसी को कुछ पूछना है क्या? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पेज पर किसी को पूछना है? इस पेज पर किसी को कोई पूछना है क्या? आना का जवाब दो। इस पेज पर किसी को कोई पूछना है क्या? दीपांशु, अनन्या, दीपा। सर गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पता? गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पता आपको? ये तो थर्मोडायनेमिक्स में है। चलो एक थोड़ा सा अंदाजा बता देता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी बतानी क्या होती है? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। देखो गिब्स एनर्जी क्या होती है? गिब्स एनर्जी होती है सिस्टम की वो एनर्जी जिससे वो काम कर सकता है। सिस्टम की वो एनर्जी, कोई बात नहीं साक्षी, तुम डेली देखते हो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर। देखो सिस्टम की वो एनर्जी, सिस्टम की वो एनर्जी जिससे वो वर्क कर सकता है, जो वर्क कर सकता है। भाई आप दीपांशु खुद को सोचो, मान लो दीपांशु ने खाना खाया रात को, सुबह उठा, तो मेरा सवाल है क्या दीपांशु जब मॉर्निंग में उठता है, दीपांशु क्या तुम शाम तक अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देते हो काम करने में, पढ़ने में, या कुछ एनर्जी बची रहती है तुम्हारी चलने के लिए, फिरने के लिए, बोलने के लिए, टहलने के लिए? बताओ भाई दीपांशु, तुम्हारे अंदर जितनी भी एनर्जी है, क्या तुमने कभी अपनी सारी एनर्जी को यूज कर दिया पढ़ने के लिए? खाना का जवाब देना भाई दीपांशु। एनर्जी है जिससे तुम पढ़ा, चलते हो, लिखते हो, बोलते हो, खाते हो, पीते हो, तो क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ये देखो तुमने खुद जवाब दे दिया, सब कुछ बची रहती है। यानी कि तुम खुद को मानो सिस्टम, खुद को मानो सिस्टम। तो यहां से क्या पता लगा? दीपांशु एक सिस्टम है और दीपांशु कभी भी अपनी सारी एनर्जी को यूज नहीं करेगा काम करने के लिए, वर्क करने के लिए अपनी सारी एनर्जी का यूज नहीं करेगा। दीपांशु के अंदर कुछ एनर्जी जरूर बची रहेगी जो उस इस सिस्टम के अंदर मेंटेन रहेगी।
तो वो एनर्जी दीपांशु की जिससे वो काम करता है भाई, तुम्हारा अपनी सारी एनर्जी का यूज तो नहीं करते, कुछ एनर्जी का यूज करते हो जिससे तुम काम करो, तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी जो तुमसे काम करवाती है, जो तुमसे पढ़वाती है, जिससे तुम पढ़ते हो, जिससे तुम चलते हो, वो एनर्जी है गिफ्ट एनर्जी। वो एनर्जी जो तुम्हें अलाइव करेगा, जो तुम्हें एक्सिस्टेंस करेगी, वो गिफ्ट एनर्जी नहीं है। क्यों? उस एनर्जी से मैं काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? उस एनर्जी से मैं काम नहीं कर सकता। जब इंसान की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो इंसान भी खत्म हो जाता है। जिस दिन इंसान की सारी एनर्जी खत्म तो इंसान खत्म। कुछ एनर्जी इंसान के अंदर जरूर बची होती है जो उसको जिंदा रखती है ना, जो उसको मूवेबल रखती है। तो वो एनर्जी से मैं कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस एनर्जी से आपने काम करके तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इंसान नहीं बचेगा। ये यही चीज सिस्टम की है। तो जैसे कोई ह्यूमन बींग अपनी सारी एनर्जी यूज नहीं कर पाता काम करने के लिए, तो कोई सिस्टम भी अपनी सारी एनर्जी यूज कभी नहीं करता काम करने के लिए। तो सिस्टम की वो एनर्जी जिससे वो काम कर सकता है, वो कहलाती है गिफ्ट एनर्जी। अब दीपांशु तुम्हारे क्लियर हो गया होगा, अब जिंदगी में तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा गिफ्ट एनर्जी क्या होती है। कोई भी पूछे तो बताना सिस्टम की वो एनर्जी जिस एनर्जी से सिस्टम काम करता है। भूला अपने आप को दिमाग में लाना, खुद को सिस्टम मानना और सोचना। खुद को सिस्टम मान के ये सोचना, क्या मैं सारी एनर्जी यूज कर लेता हूँ पढ़ने में, चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में? ना, कुछ बची रहती है जिससे हमारी सांसें चल रही है ना। यही चीज, ये तो मैंने समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। ऐसी सिस्टम में होता है, सिस्टम कभी भी अपनी सारी एनर्जी यूज नहीं करता काम करने के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ बची रह जाती है उसमें। हाँ, वो एनर्जी जिससे वो काम कर सकता है उसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। चलो अब आ जाओ भाई लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ सर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब कुछ पूछना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट में कौन सा पूछना, बताओ कौन सा पॉइंट पूछना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये पॉइंट थोड़ी ना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है ना। हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। भाई कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जहां पर इक्विलिब्रियम आया तो वो सारी कंडीशन को मिलाकर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया है, बस इसमें क्या है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब आ जाओ भैया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ भैया, वरुण है क्या यहाँ? वरुण है भैया? वरुण अपनी आवाज सुना सकते हो यार, तुम्हारी आवाज सुने बहुत दिन हो गया। वरुण है? वरुण है क्या क्लास में? यस सर, वरुण तुम्हारी आवाज। वरुण? यस सर। ये कहाँ हो यार? सर मोबाइल, मतलब एक ही मोबाइल है ना, तो वो बहन के हाथ में रहता है, मैं बस सुनता हूँ। अच्छा, सेटिस्फाई तो हो, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरा जो दूसरा मोबाइल था वो खराब हो गया, तो उसका व्हाट्सएप वगैरह सब बंद हो गया। मतलब आप भेजोगे भी मैसेज तो उस पर सिंगल टिक ही आएंगे बस। तो उसका व्हाट्सएप चल नहीं रहा, तो मैं इसी से ही टाइमिंग्स वगैरह की अगर कोई बात होती है क्लास में तो वो बता देती है बहन ही। वो वाले मोबाइल मैं यूज नहीं कर रहा। मैं तो सोचा कभी नाराज होकर दिखा है। अरे नहीं नहीं सर, नाराज की क्या बात है। भाई तुम्हारी वजह से मैंने अलग बैच करा, मैं सोच रहा आई नहीं दिखा ना, क्विज देता ना टेस्ट देता कभी। मैं तो डेली क्विज भी रख रहा था कि मैं चलो इस बहाने को बेचारा दे लेगा, अच्छा अच्छा क्विज रख रहा था। तो यार तुम तो नहीं, अच्छा तुम्हारा मोबाइल ही खराब हो गया था। चलो तो कल एक क्विज। हाँ सर, लेकिन सर मैं क्लासेस सारी अटेंड कर लेता हूँ। कल वाला भी जो क्वेश्चन आपने पूछा था वो मैं सॉल्व कर रहा था, वो उसमें टाइम लगता है, जिसके 4 ऑप्शंस थे आईआईटी वाला जो पूछा था। एडवांस 2020 का? हाँ सर, जो 2020 वाला क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, तो मैं यही करा दूं तुम्हारे सर और कुछ डाउट्स भी थे, वो मैं कैसे, मतलब कैसे पूछूं? इस वाले चैप्टर के तो नहीं थे, लेकिन जैसे मैं घर पे रिवाइज कर रहा था, आपने भी एक बुक भेजी थी, तो उसके लिए डाउट्स कुछ आए थे 2-4। अच्छा अच्छा, तो एक क्लास रख लेंगे एक्स्ट्रा डाउट की। सर ठीक है, मतलब आप देख लेना, या तो एक क्लास रख लेना, या फिर अगर ग्रुप पे या पर्सनल उस पे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज होकर डाउट अगर जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लास में फिर पूरा पूरा टाइम लगता है। पूरा क्वेश्चन में आपको, मुझे या तो पीडीएफ पे किसी में करके भेजना पड़ेगा, और फिर जिनका डाउट नहीं होगा वो खाली बैठेंगे। ठीक है, ग्रुप में भेज देना।
ठीक है सर। हाँ, तो कल एक क्विज रख दे अच्छा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, 10 क्वेश्चन का। सर देख लीजिए, रख लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस एक तो टाइम का वो है और एक मोबाइल उस वक्त होता है नहीं होता। मैं डेली क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन का क्विज रख दूं डेली, जैसे चल रहा था हमारा। सर रख लो, ऐसे तो कुछ नहीं, मतलब अगर कोई क्विज मेरी जैसे छूट भी जाती है तो मैं उसकी क्वेश्चंस तो देखता ही हूँ हमेशा खोलकर, वो वाले क्वेश्चंस की मुझसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आप सर अच्छा, क्विज रख हमेशा लीजिए देखते कोई। हो? हाँ सर देखता हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन भी याद है। तो चलो अब मैं कल से फिर शुरू कर रहा हूँ क्विज, और क्विज का टाइम दिन में ही होगा, है ना, रात को कुछ नहीं होगा। तो दिन में तुम बता दो कौन सा टाइम खाली रहते हो दिन में। 10 सर 10 आफ्टरनून के वक्त अगर हो सकता है तो आफ्टरनून में पॉसिबल है। अरे भैया 10 मिनट की बात है, बस 10 मिनट का क्विज दूंगा डेली। सर बता दो। 10 मिनट की बात है, मैं उठता लेट हूँ ना सर। हाँ तो बताओ कौन सा टाइम रखूं, 10 मिनट की बात है। सर 12 बजे रख लीजिए। चलो 12:30 या 12? 12 12:30 कभी भी, दोनों चलेंगे सर। चलो ठीक है, 10 मिनट की बात है। मान लो मैंने 12:30 लिया ठीक ना, 12:40 खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कल से क्विज फिर स्टार्ट है 12:30। ओके सर। 10 क्वेश्चन का डेली क्विज होगा, 10 मिनट का। अच्छा, डेली कराने में फायदा है, एक दिन कराने में 3 घंटे जाते हैं, वो थोड़ा बड़ा लगते हैं। तो एक दिन तो डेली कराने में फायदा है, टाइम भी ज्यादा खर्च नहीं होता, क्वेश्चन की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है जी ना? सर। हाँ, लोड लोड भी फील नहीं होता इतना ज्यादा कि इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो 10-10 कर देंगे डोले, तो 10-10 भी करे तो 70 क्वेश्चन बैठते हैं एक हफ्ते में। 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं अच्छे लेवल के। चलो हाँ भाई। जी सर, ये सही रहे। हाँ, तो कल 12:30, कल से फिर शुरू है क्विज, और साढ़े टाइमिंग होगी 12:30 बजे। तो मैं डेली ये इसी ग्रुप में होगा, तो कल 10 क्वेश्चन का क्विज बनाऊंगा। देखो अच्छा क्विज अच्छा वाला बनाऊंगा मैं, बिल्कुल हल्का नहीं बनाने का, अच्छा लेवल का बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, देखो भैया लॉ ऑफ मास एक्शन देखो, गुलबर्ग एंड वेग, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था A प्लस बी रिएक्टेंट है, C प्लस डी प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of forward reaction is proportional to product of active mass of the reactant, and rate of backward reaction is proportional to product of active mass of the product. active mass मतलब concentration। तो गुलबर्ग एंड वोगेना का ये वेग कह लो, ये कहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट ए और बी के एक्टिव मास की या फिर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एफ आ गया। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा सी और डी की कंसर्न। भाई मुझे बताओ, ए और बी जितना ज्यादा होगा रिएक्शन तो उतनी फास्ट होगी आगे की तरफ, और सी और डी जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी पीछे की तरफ। तो कुल मिलाकर बात है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो गया के एफ ए और बी, बैकवर्ड का हो गया के बी ए और बी, सी और डी, ठीक है। वेयर के एंड के एफ बी आर कांस्टेंट नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली, विच चेंज विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। टेम्परेचर कैटलिस्ट चेंज करने पर चेंज जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कैटलिस्ट और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हैं, टाइमिंग में चेंज लाते हैं। हमें पता है जब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये तो हम डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं कि रेट कांस्टेंट हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। देखो इक्वल पुट करा, आरएफ की वैल्यू पुट कर दी, आरबी की वैल्यू पुट कर दी, केएफ इंटू केबी, इसे इधर लेगी इसे इधर लेगी, आ गया केएफ भी कांस्टेंट केबी भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का रेशो कांस्टेंट, जिसको बोलूंगा मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम रेशो ऑफ केएफ टू केबी इज अ कांस्टेंट known as equilibrium constant represented by K equilibrium and its numerical value change only with temperature। सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है और दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। इसको वरदान मिला हुआ है ना, इसे वरदान मिला हुआ है। K equilibrium होगा KF अपॉन KB, और K equilibrium KF अपॉन KB की वैल्यू ऊपर से रखोगे तो हो जाएगा K equilibrium हो जाएगा CD अपॉन AB। मतलब ऊपर लिखना है आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और नीचे लिखना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो अब आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन देखनी है और उससे देख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्ट लिखना है। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ऊपर लिख दोगे, रिएक्टेंट की नीचे लिख दोगे। तो बताओ भैया लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर है नहीं? सबसे आसान चीज है ये। केमिकल इक्विलिब्रियम तो इतना आसान है कि कुछ हद ही नहीं है, बहुत आसान है।
आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा है समझने का, थोड़ा टफ भी है वो, लेकिन केमिकल तो इतना आसान है कि यार मुझे शर्म आती है पूछते हुए कि दोबारा बताऊं क्या, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है 2A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, भले ही ब्लर आ रहा हो, भले ही ब्लर आ रहा हो, मैं लिख दूंगा इसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये है 2A, ये है रिएक्शन 2A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। सही है भाई। तो भैया 2A है तो 2A को अलग अलग ले लिया, A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी। सही है। तो फिर वही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके होगा, जितने भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ए बी प्रोपोर्शनल टू ए, 2 बार है तो ए स्क्वायर हो गया, ए 2 बार है तो क्या हो जाएगा भैया ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय बी। फिर बैकवर्ड में आओ, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी। सही। इक्विलिब्रियम लिखोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर, प्रोडक्ट की नीचे। अब प्रोडक्ट में क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। कुल मिलाकर बात ये है, अब आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ स्क्वायर है और एक का कोफिशिएंट भी 2 था, यानी कि जो कोफिशिएंट होगा ना उसको पावर में पहुंचा देना। जब भी आप के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो कोफिशिएंट को पावर में पहुंचा देना। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, अब हम इसको डायरेक्ट नहीं करने के, एग्जांपल नंबर 3 है, ये है 3A प्लस 2B इक्विलिब्रियम C प्लस 4D, C प्लस 4D, और यहाँ पर है हमारा K इक्विलिब्रियम, और ये होगा देखो रिएक्टेंट में क्या है C, तो C की पावर 1, D क्या क्या लिखा है 4, तो पावर पहुंचा दी D की पावर 4, है ना। 3A, A की पावर कितनी कर दी 3, 2B B की पावर कितनी कर दी 2, तो ये यानी कि K इक्विलिब्रियम को आप लिखना सीखो। अब जैसे कि N2 3H2 2NH3, देखो लिखा हुआ है NH3 की स्क्वायर क्योंकि कोफिशिएंट 2 था, N2 एज इट इज क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, H2 की पावर 3 क्योंकि कोफिशिएंट 3 है, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय गया। हाँ। अब छोटा सा नोट क्या याद रखना, अच्छा पहले एक्टिव मास समझ लो। एक्टिव मास क्या होता है, जो गुलबर्ग एंड बोगे ने अपनी डेफिनेशन में यूज किया गया है, मास विच इज एक्टिव दैट इज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन इज नोन एज एक्टिव मास एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट। मतलब किसी भी रिएक्टेंट का वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। भाई जरूरी तो नहीं रिएक्टेंट को सौरा, भाई ऐसा थोड़ा ना होता है सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, कुछ रिएक्टेंट बचा भी रह जाता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जो मास रिएक्टेंट का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को बोल रहे हैं एक्टिव मास। एक्टिव है वो, है ना, तभी तो पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्टिव मास को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन ही होगा जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लेंथ n by v। लेकिन अगर सोचो गैस हुई, मान लो सारी गैस हुई, तो क्या कंसंट्रेशन लेंगे ना। PV is equals to nRT आप जानते हो, PV is equals to nRT तो जानते होगे आप। हाँ, तो P is equals to यहां से क्या लगा n by v RT। तो सोचो अगर मैं टेम्परेचर वो कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर ले लूं, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो R तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा T प्रोपोर्शनल टू n by v। R और T कांस्टेंट बनकर प्रोपोर्शनल में चले गए, यानी कि गैस के लिए n by v मतलब कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, प्रेशर। समझ में आ रही है, कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूं, प्रेशर। कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूं, प्रेशर। कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूं, प्रेशर। समझ में आ रही है। यानी कि जब गैस होगी तो एक्टिव मास गैस का प्रेशर लिया जाएगा, और जब लिक्विड होगा तो एक्टिव मास लिक्विड का क्या लिया जाएगी, कंसंट्रेशन। तो ये एक्टिव मास होता है। ठीक है जी। अब जो समझने वाली बात है भैया ये है जो नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखा हुआ है। देखो ये एक्टिव मास होता है, समझने वाली बात है भैया। ये रिएक्शन ली मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रिएक्शन करके दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन है। इसका के इक्विलिब्रियम सिर्फ CO2 लिखा मैंने, ना तो ये आया CaO प्रोडक्ट में, ना रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट लिया। इसका मतलब क्या पता लगा, इसका ये मतलब पता ये चला सर मोल्स ऑफ के बाद क्या लिखा है, मोल्स ऑफ के, मोल्स के बाद कौन से मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस है ये,
सब्सटेंस, ये है सब्सटेंस, SUB, है ना। तो बताने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई ऐसी रिएक्शन दिख जाए जिसके अंदर सॉलिड भी और गैस भी हो, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं ली जाएगी, गैस की ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी, इसका रीजन समझो। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पर CO2 की लिया ना कंसंट्रेशन, ना तो CO के लिए जो कि सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड, ना कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो कि सॉलिड। तो के इक्विलिब्रियम से CO2 है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, नहीं लिया जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड पे कंसंट्रेशन होती क्या है, एक्टिव मास क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, N अपॉन V, है ना। मोल्स क्या, मोल्स को ओपन करो, वेट अपॉन मोलर मास, वेट और वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी और मोलर मास। तो मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या किसी सॉलिड की डेंसिटी चेंज होती है क्या? देखो मोलर मास तो कांस्टेंट हो ही होगा, मोलर मास क्या है, कांस्टेंट। तो मुझे बताओ, क्या किसी सॉलिड की डेंसिटी चेंज होती है? ये मेरे पास पेन है, क्या इसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है क्या? ना, डेंसिटी भी कांस्टेंट। क्या लिक्विड की, पानी की डेंसिटी चेंज होती है? मैंने एक गिलास में पानी लिया, मैंने उसको थोड़ा हिलाया, डुलाया, फेंक दिया, उड़ा दिया हवा में, डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या पानी की? बताओ भाई, नहीं होगी यार। लेकिन गैस की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। भाई गैस को मैंने एक छोटे से गिलास में बंद कर दिया तो डेंसिटी ज्यादा होगी, उसी गैस को रूम में छोड़ दूं तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? अरे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगी। तो गैस की डेंसिटी तो वेरिएबल होती है, लेकिन लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी वेरिएबल नहीं होती। तो मोलर मास तो कांस्टेंट ही होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, लेकिन डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की तो कांस्टेंट होती, गैस की नहीं होती। भाई गैस को आप एक छोटे से गिलास में रखो तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, गिलास का ढक्कन ओपन कर दो, पूरे रूम में फैल जाएगी गैस, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। यानी कि पता ये चला कि अगर मैं मान लो मैंने के इक्विलिब्रियम में इनको लिख भी दिया कि भाई प्रोडक्ट में क्या है, CaO और CO2 दोनों की कंसंट्रेशन मान लो मैंने लिख भी दी, CO2 और CO, और रिएक्टेंट में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ क्या चीज कांस्टेंट है, CO2 भी कांस्टेंट, सॉरी CO2 नहीं, सॉरी CO2 नहीं, CO सॉलिड है ना, सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट की कांस्टेंट, तो ये दोनों चीज कांस्टेंट है। तो ये के इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है, इधर गया इधर गया, तो भाई ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड भी कांस्टेंट, जो कि फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई नया आ गया, क्या बचा, CO2। इस वजह से ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सॉलिड भी हो, गैस भी हो और लिक्विड भी हो, तो सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन नहीं ली जाती। एक बुक में ये लिख देते हैं कि सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं, 1 करेक्ट नहीं चीज, 1 तो ऐसा लग रहा है कि 1 ली गई है। भाई देखो अगर 1 भी कर दो तब क्या जाएगा, ऐसा लगा दो CO की 1 कर दो और कैल्शियम कार्बोनेट की 1 कर दो, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी 1 ले ली गई, लेकिन एक्चुअल रीजन नहीं होता भैया। एक्चुअल रीजन समझ लो, ऊपर समझ जाते हैं मैंने, लिखते हैं, लेकिन लिखने के बाद जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में डिवाइड कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट सिर्फ CO2 बचता है। भाई भाई बताओ यार ईमानदारी से, मेरे गलत हो गया समझाते समझाते, क्या ये चीज क्लियर है कि सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन क्यों नहीं ली जाएगी जब गैस होगी? बताओ भाई, जब गैस होगी तो सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन क्यों नहीं ले आएगी, समझिए। अच्छा सारे लिक्विड होंगे, भाई देखो सॉलिड सॉलिड में तो रिएक्शन होगी नहीं कि दो सॉलिड रिएक्शन करें सॉलिड बना ले, तो क्या बचा? अच्छा सारे लिक्विड है तब तो ले लेंगे, क्यों? अरे अब तो गैस है ही नहीं ना, तो लिक्विड में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो कंपेरेबल डेंसिटी चेंज होती ना। भाई एक पानी हो, एक एल्कोहल लो, दोनों में होंगी, दोनों की डेंसिटी में, तो अल्कोहल की पानी की डेंसिटी में कंपैरिजन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों की डेंसिटी में चेंज आ सकता है, क्योंकि दोनों लिक्विड है। मैं बोलूं पानी और हाइड्रोजन गैस, भाई हाइड्रोजन एक गैस है एक पानी है, तो गैस में तो बहुत जबरदस्त डेंसिटी में चेंज आएगा, लेकिन लिक्विड में इतना नहीं आएगा। तो सिर्फ सारे लिक्विड है तब तो लिक्विड की कंसंट्रेशन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लिक्विड है ना, थोड़ा बहुत सब में चेंज आएगा तो सब सभी लिखो। लेकिन अगर एक गैस आ गई और सब लिक्विड है तो लिक्विड छोड़ देंगे, क्योंकि लिक्विड में चेंज कंपेरेबल नहीं होगा, बहुत या कि बहुत कम चेंज होगा। भाई सॉलिड में तो होगा ही नहीं, सॉलिड तो रिएक्शन होगा नहीं। भाई लिक्विड में भी पानी की डेंसिटी में थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही सकता है ना यार। पानी को कंप्रेस करो, हालांकि कंप्रेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कंप्रेस हो गई, कुछ तो चेंज होगा ना हल्का फुल्का। तो सारे लिक्विड होंगे तब तो आपको कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी लिक्विड की। लेकिन एक भी गैस आ गया तो गैस की डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज होता है, लिक्विड में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। इसीलिए बताएं भाई, मेरी पूरी बात क्लियर है? ये वाला पेज में किसी को डाउट हो तो अब नेक्स्ट पेज करो। इस पेज में किसी को कोई डाउट, और डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। इस पेज में किसी को कोई डाउट?
सभी बोले भाई। चलो आ जाओ भैया, नेक्स्ट पेज आ जाओ। लिखा हुआ भैया देखो, whenever solid liquid both appears with gas then their active mass will remain constant and taken as unity। सही, hence they will not appear in the expression of equilibrium constant। equilibrium constant के expression में appear नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? रीजन मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। सही है। हाँ, क्वेश्चंस, कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ द फॉलोइंग। भैया एक्टिव मास तो कंसंट्रेशन है, देखो नाइट्रोजन गैस का एक्टिव मास ऑक्सीजन का निकाल लोगे क्या भैया? कंसंट्रेशन निकालनी, ये फर्जी चीज है, ये फर्जी चीज भी निकलवाओगे क्या? हो जाएगा, कंसंट्रेशन निकालनी बस, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा फर्जी चीज निकलवाओगे, बोल रहे हो यस सर? वो यस सर का कितना बड़ा नुकसान है। मैंने पूछा फर्जी चीज भी निकलवाओगे? यस सर, हाँ निकलवाएंगे। नो सर, नो सर। अच्छा यस सर और नो सर का इनका अलग ही मैटर है। मैंने कहा निकलवाओगे? यस सर, हाँ निकलवाएंगे। मैंने कहा नहीं निकलवाओगे ना? यस सर, नहीं निकलवाएंगे। देखो यस सर दोनों तरीके से यूज हो रहा है। यस तो थोड़ा संभल के यूज किया भी करो। ये लिखा करो ना, क्लियर और नॉट क्लियर ज्यादा बेस्ट होता है। क्लियर, नॉट क्लियर, ये थोड़ा ज्यादा ठीक होता है ना। यस सर बेस सर तो समझ ही नहीं आता मेरे। अच्छा चलो, अब देखो आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं। पहला, व्हेन एक्टिव मास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक होता है केसी। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब एक्टिव मास मतलब ये वाला कंसंट्रेशन को, एक्टिव मास का मतलब आप कंसंट्रेशन लोगे तो उससे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा वो उसको बोलेंगे केसी। के फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कंसंट्रेशन। N2 plus 3S2 is equals to 2NH3। तो इसका केसी कैसे लिखोगे आप? अमोनिया का होल स्क्वायर कर दिया, N2 कर दिया, H2 का होल थ्राइस कर दिया, ये लिख दिया। वही है सीन। When active mass is expressed in term of partial pressure, और एक रोता हुआ बच्चा भी बता सकता कि पार्शियल प्रेशर कब लेंगे? जब गैस इन्वॉल्व होंगी, और उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसको बोलेंगे केपी। के फोर कांस्टेंट, पी फोर पार्शियल प्रेशर। देखो सारी गैसेस है, तो यहाँ पे आप केसी नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे आप केपी लिया जाएगा। तो केपी लोगे तो केपी में पार्शियल प्रेशर लेंगे। देखो पार्शियल प्रेशर फॉर अमोनिया गैस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थोड़ा छुप रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे ये लिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस। आगे इसके 2 लिखा है तो पार्शियल इसका होल स्क्वायर कर दो, सही है, डिवाइड बाय नाइट्रोजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, आगे 1 है तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, आगे 3 लिखा है तो ऊपर 3 कर दो, तो ये हो गया हमारा केपी। बताओ भाई, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब कंसंट्रेशन लोगे तो केसी आएगा, जब प्रेशर लोगे तो केपी आएगा। प्रेशर कब लेंगे? जब गैसेस होंगी। कंसंट्रेशन कब लेंगे? जब लिक्विड होगा। खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, जब सारी गैसेस हो तो कंसंट्रेशन केसी भी लिख सकते हैं, लेकिन फेवरेबल क्या होता है? केपी लिखना ज्यादा सही होता है ना गैसेस के केस में, लेकिन लिख केसी भी सकते हैं, लिख केसी भी सकते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट पेज आओ भैया। Kp is defined only for those reaction which involve at least one gas। देखो Kp तब डिफाइंड होगा कि कम से कम एक गैस जरूर हो रिएक्शन के अंदर। Kp सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होगा कि कम से कम एक गैस जरूर हो, है ना। ऐसा नहीं कि सारे लिक्विड हो। तो Kp आप तभी यूज करते हैं। तो एक ही रिएक्शन के लिए Kc भी लिख सकते हैं, उसी रिएक्शन के लिए Kp भी लिख सकते हैं, लेकिन Kp के लिए कंडीशन ये है कि कम से कम एक गैस जरूर हो। दोनों को आपस में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। पहले केपी और केसी की यूनिट देख लो। तो भाई ये लिखा था, तो मैंने इनका इसका केसी लिखा तो क्या लिखा था? मोल पर लीटर, आगे 2 तो ऊपर स्क्वायर कर दिया। N2 मोल पर लीटर की पावर 1, हाइड्रोजन मोल पर लीटर की पावर 3, यहाँ क्या बचा? मोल पर लीटर की पावर -2। तो यूनिट ऑफ केसी क्या निकल गई? मोल पर लीटर लिखो, उसकी पावर डेल्टा, और डेल्टा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कैसे भाई? प्रोडक्ट में क्या आते? 2, तो डेल्टा एन कैसे निकालोगे भाई? प्रोडक्ट में मोल क्या आते? 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने थे? 3 और 1 4, तो डेल्टा एन कितना आ गया? -2। तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर -2। देखो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, ये होगी केसी की यूनिट।
मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या होगा, प्रोडक्ट के जितने मोल्स है उसमें से रिएक्टेंट के मोल्स घटा दो, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो डेल्टा एन होगा। बताओ भाई, क्लियर है? हाँ, इसी तरीके से केपी की देख लो, प्रेशर एटीएम का स्क्वायर, एटीएम एटीएम का स्क्वायर, तो हो जाएगा एटीएम की पावर माइनस, तो सेम चीज केपी की एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। अच्छा, डेल्टा एन जी मतलब जी मतलब गैसियस प्रोडक्ट लेने हैं, ऐसा भी हो सकता है गैसियस, इसमें तो सारे गैसियस है, ऐसा भी हो सकता है गैसियस भी हो लिक्विड भी हो, तो लिक्विड मत लेना डेल्टा वन मोल यहाँ पे केपी की केस में, तो केपी की केस में डेल्टा एन जी किसके लिए जाएंगे, सिर्फ गैस के लिए। डेल्टा एन जी बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट में जो गैस है उसके मोल्स माइनस रिएक्टेंट में जो गैस है उसके मोल्स, तो यहाँ भी -2 आ रहा है तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, एटीएम माइनस की पावर। सही है, बताएं भाई, मेरी बात क्लियर है? हाँ ना का जवाब दो, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन मतलब मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के। केपी एटीएम प्रेशर की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल। केपी की यूनिट निकालते वक्त ध्यान रखना लिक्विड के मोल्स मत ले लेना, सिर्फ गैस की ले जाएंगे, क्योंकि केपी गैस के लिए डिफाइन होता है। इजी है ना? चलो, तो भैया ये इजी, बिल्कुल सही, बहुत इजी है, मैंने तो शुरू में बता दिया था, इससे फर्जी चैप्टर नहीं है आपके इसमें, आने के लिए हम थोड़ा सा आया है अच्छा चैप्टर। देखो मैंने सारी पीडीएफ भेज दी आपके उस पर व्हाट्सएप पर, आईने की टेलीग्राम तक की भेज दी आपको सारी पीडीएफ, अगर आपने देखी होगी आपको मिल गई होगी, है ना? हाँ, सारी मिल गई होगी आपको, पीडीएफ आपके ग्रुप में सारी दे दी होगी, मैंने सारी भेज दी थी। अब देखो देखो, केपी केसी समझ लिया आपने, केपी क्या होता है, केसी समझ लिया, केपी और केसी की यूनिट समझ ली। अब केपी और केसी में रिलेशन समझ लो, केपी और केसी में क्या रिलेशन होते हैं। केपी और केसी में वो समझ लेते हैं क्या रिलेशन होता है। भैया रिलेशन निकालने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान है, रिलेशन निकालना भी दुनिया भर का आसान है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोस रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व एटलीस्ट वन गैस, कम से कम एक गैस हो तभी आप केपी निकाल सकते हैं, और केसी तो निकाल ही सकते हैं। यानी कि अगर आपको केपी और केसी में रिलेशन निकालना है तो इतनी बात कंफर्म करनी पड़ेगी, कम से कम एक गैस जरूर। सही है, तो जैसे 2A गैस, बी लिक्विड है, सी सॉलिड है, डी गैस है और 2E गैस है। तो डेल्टा एनजी निकाला मैंने, देखो गैस, प्रोडक्ट में गैस क्या है, डी भी है और ई भी है, तो 2 मोल ई है, 1 मोल डी है, तो 2+1। रिएक्टेंट में गैस क्या है, सिर्फ ए है, डी तो लिक्विड और सी सॉलिड है, तो -2, तो ये आ गया डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ गई भाई। आगे चलो, केसी निकाला मैंने इसका, केसी। अच्छा मैंने क्या कहा, जब किसी रिएक्शन में सॉलिड भी हो, लिक्विड भी और गैस भी, तो कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, सिर्फ गैस। लिक्विड सॉलिड की क्यों नहीं लेंगे, अरे गैस के रेस्पेक्ट में लगभग कांस्टेंट होती है, इसलिए ली जाएगी। तो देखो डी की ली है, ई की ली है और ए की ली है, क्योंकि तीनों ही गैस है। प्रोडक्ट में आ जाओ, केपी, डी की जगह प्रेशर पीडी लिया जाएगा, ई की जगह प्रेशर पी का होल स्क्वायर लिया जाएगा, कंसंट्रेशन में प्रेशर ले लो, बस खत्म बात। हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो ए की जगह क्या, ए की जगह ए का पार्शियल प्रेशर वॉल्यूम एन ए के मोल आर टी, तो पी ए बराबर क्या आ गया, एन ए बाई बी आर टी, तो पी ए बराबर क्या आ गया, ए सी आर टी मतलब ए की कंसंट्रेशन, डी सी आर टी डी की कंसंट्रेशन, ई आर टी ई की कंसंट्रेशन, पी ए पी डी पीई, इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो केपी के रिलेशन में, तो केपी के रिलेशन में पुट कर दी मैंने, आर टी स्क्वायर से आर टी स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन किसका दिख रहा है आपको, जब देखो आसान है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, ये मत कहना सर बेवकूफ बना रहे हो, पढ़ाना सढ़ाना आता नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, अरे आसान है इसलिए बता रहा हूँ मैंने भाई। केपी और केसी, और क्या बचा, आर टी की पावर 1। अब सोचो 1 क्या था, 1 डेल्टा एनजी तो था, डेल्टा एनजी 1 ही तो था, इसका मतलब अब आपको ये डेरिवेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, जब आपको रिलेशन लिखना हो तो आप लिखो केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, बस डेल्टा एनजी निकाल लो आप, तो डायरेक्ट पुट करो, ये हो गया हमारा रिलेशन। बोलो आप किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल लोगे रिलेशन, केपी इज इक्वल्स टू केसी इज इक्वल्स टू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, निकल जाएगा किसी भी इक्वेशन के लिए। बताओ भाई,
हो जाएगा, बहुत आसान रिलेशन है। तो ये रिलेशन आप मेरे हिसाब से आपको याद भी होगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। हाँ भाई सभी बोलो, मेरी बात क्लियर है नहीं? सभी बताएं। यस सर क्लियर। चलो भैया आगे चलो। अब सबके लिए एक्सप्रेशन लिखने हैं भैया, बताओ इन सबके लिए एक्सप्रेशन लिख पा रहे हो? पहला, दूसरा खुद करो भाई, मैं नहीं समझा रहा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहले इन दोनों के लिए करो। बताओ लिख पा रहे हो क्या आंसर? 5 मिनट का टाइम है, जल्दी फटाफट करो। एक मिनट का टाइम है, फटाफट लिख के देखो, लिख पाओगे क्या केपी और केसी में रिलेशन? आंसर भी आपके सामने लिख रहे हैं, इसका आंसर ही लिख रहा है, इसका आंसर ही लिख रहा है। चेक करके बताओ कर पाओगे या नहीं? चेक करके बताओ भाई कर पाओगे या नहीं? चेक करके बोलो कि हाँ सर कर लेंगे। रिलेशन निकाल पा रहे हो क्या नहीं? हाँ भाई सब इजी इजी है भैया, बहुत इजी है। दीपांशु हो जाएगा सर, सही है। ये सारे हो जाएंगे भैया। ये और करके दिखाओ। तीसरा तो मैंने करा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये वाला, जिसमें मैंने सर्कल बना दिया है, ये वाला कर पा रहे हैं सर? हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है केपी नॉट डिफाइंड और सिर्फ केसी लिख दिया। बताओ समझ आ रहा है नहीं? केपी लिख दिया नॉट डिफाइंड और केसी लिख दिया, केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अरे भैया जब कोई रिएक्टेंट गैस है ही नहीं तो केपी कहां से डिफाइन हो जाएगा? जब कोई है ही नहीं गैस। तो मेरे हिसाब से अब आप कर लोगे सारी चीज, सारे एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट आओ भैया, ये भी हो जाएगा। पांचवा भैया, ये क्वेश्चन बताओ करके, कौन कौन करेगा? क्वेश्चन बताओ भैया, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कौन बताए? क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। क्वेश्चन ये वाला कौन करेगा? फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन Kp is equals to 4 atm square at 220 degrees centigrade, calculate the value of Kc for the same reaction at same temperature। बताओ भैया आंसर। आंसर मैंने छुपा दिया, आंसर छुपा रखा है। आंसर बोलो, सोल्व भी हो रहा है आपके सामने। आंसर क्या आएगा इसका? देखो आसान क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं छेड़ रहा हूं इनको। अच्छा, केपी की जो यूनिट है एटीएम, उस पे जो स्क्वायर है, इसको देख के डेल्टा जीएनसी पता चल गया आपको? बस लगा तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, खत्म करो कहानी। आंसर बोलो, पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो, आंसर बोलो। पेन कॉपी साथ और आंसर बोलो। डेल्टा एनजी कैसे आएगा? हाँ, डेल्टा एनजी तो अच्छी चीज है। डेल्टा एनजी मुझे बताओ, केपी की यूनिट अभी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? केपी की यूनिट आपने क्या पढ़ाई थी? एटीएम डेल्टा एनजी, यानी कि एटीएम की पावर देख के मैं डेल्टा एनजी निकाल सकता हूँ। देखो डेल्टा एनजी आपको दिख क्या? यहाँ देखो, केपी की यूनिट में छिपा बैठा है डेल्टा एनजी, केपी की यूनिट में दुपक के बैठा है, उसको ढूंढ कर बाहर निकालो। अनन्या, अनन्या, डेल्टा एनजी केपी की जो यूनिट है उसमें दुपक के बैठा है क्या? दीपांशु, जो दुपक कर बैठा हुआ था डेल्टा एनजी, निकाल लिया उसको, खोज लिया जो दुपक के बैठा था। डेल्टा एनजी जो दुपक कर बैठा था, छुप कर बैठा था, उसको पकड़कर निकाला दीपांशु, डेल्टा एनजी।
बताओ भाई, जो दुपक कर बैठा था, छुप कर बैठा था। हाँ हो जाएगा। आंसर बताओ यार, आंसर तो किसी एक ने भी नहीं बताया आंसर। आंसर एक ने नहीं बताया। देखो आर की वैल्यू शॉर्ट, हाँ आर की वैल्यू शॉर्ट में 0.082 ले लिया करो, या फिर आर की वैल्यू दूसरी वैल्यू 1/12 भी ले सकते हो, है ना, मैंने बता रखा है 1/12। हाँ खोज लिया। तो डेल्टा एन जी दुपक के बैठा रहेगा, कहाँ बैठा रहेगा, केपी की यूनिट में दुपक के बैठा मिलेगा आपको डेल्टा एन जी। हाँ। ये रिएक्शन कौन करेगा, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा। दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर, थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, बताओ कौन करेगा ये वाला क्वेश्चन, तो मुझे बताओ कर पा रहे हो क्या नहीं। नीचे सोल्व भी हुआ है, देख लो जल्दी फटाफट, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। अच्छे बच्चे हो सारे भाई, सारे सिलेक्शन होने चाहिए, सारे सिलेक्शन, चारों के चारों का सिलेक्शन चाहिए मुझे। भैया 4 मिठाई के डिब्बे तैयार रखना सिलेक्शन के बाद, 4 मिठाई के डिब्बे तैयार रखे भाई, 4 नहीं 5। अनन्या और वरुण अलग अलग देंगे तो मिठाई के डिब्बे। चार मिठाई के डिब्बे तैयार रखें एकदम सिलेक्शन होते ही। हाँ हाँ जरूर। बिल्कुल सही, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है भाई, सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी, लॉग के पी लॉग आर टी स्क्वायर, टू इधर को लेके तो आर टी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों लोग मिला दिए के पी आर टी स्क्वायर हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल, कैंसिल तो नहीं होता, एंटी लॉग ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, के पी इज इक्वल टू टी आर टी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन जी निकल जाएगा। यस नो बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ भाई हो जाएगा क्वेश्चंस, हो जाएगा, बस आगे चलो, बढ़ते चलो। भाई मेरा टारगेट है 7 पेज कराना, क्योंकि मैंने आज कितने 9 पेज उसमें, और 9 7 34 पेज है ना पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो मैं चाह रहा हूँ कि 17 पेज हो जाए आज, 17 पेज आज हो जाए, 17 कल हो जाएंगे, तो 2 दिन में खत्म केमिकल इक्विलिब्रियम। तो 17 पेज, तो 9 पेज तो पहली पीडीएफ में हो गए, तो 8 9 और 8 17, 8 पेज यूज करने, अब चौथा चल रहा है, तो 4 पेज यूज कर लो, फिर छोड़ दूंगा। बिल्कुल स्ट्रेटेजी से चलना अब हमें, कि भाई इतने दिन में खत्म करना तो खत्म ही करना। तो आज हम 17 पेज कर लेंगे, तो 17 पेज कल कर लेंगे, टोटल 34 पेज है खत्म, मतलब सेकंड वाली में। तो आज हमारे 17 पेज हो गए, 17 पेज कल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर केमिकल, फिर आयनिक शुरू कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन 4 पेज और करने, मतलब 8 पेज तक जाना हमें, तो बिल्कुल मतलब एक टारगेट लेके चले करेंगे भाई, इतने दिन में खत्म करना तो खत्म करना। देखो कोऑर्डिनेशन मैंने जानबूझ के खींचा है, जानबूझ के इसलिए खींचा है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बताऊं है ना, वो थोड़ा बिजीनेस चल रही है, तो वो ज्यादा खींच गया। वैसे 10 दिन नहीं खींचना चाहिए, 10 दिन खींच लिया कोऑर्डिनेशन, इतना नहीं खींचना चाहिए, पर मुश्किल से मुश्किल हद से 4 दिन। चलो भैया, होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ मास एक्शन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। होमोजीनियस रिएक्शन तो आप जानते हैं, रिएक्शन इन व्हिच ओनली वन टाइप ऑफ फेस इज प्रेजेंट, सारे फेस एक से हो तो उनको होमोजेनियस बोलेंगे, है ना। लेकिन एक एक होती है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, पहले इसको समझो, होमोजीनियस भी और गैसियस, मतलब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, गैस, सही। तो होमोजीनियस अगर गैसियस रिएक्शन है, उसके लिए अगर डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, because number of moles consumed are always equals to number of moles of informed, यानी कि n initial is equals to n equilibrium, तभी हमारा डेल्टा जी 0 होगा। आसन मारिए। तो ऐसी होमोजीनियस रिएक्शन जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस हो, उसके लिए डेल्टा जी 0, तो डेल्टा जी 0 का मतलब क्या है, जितना इनिशियल मोल होंगे उतने फाइनल मोल होंगे, इनिशियल और इक्विलिब्रियम बराबर होंगे, यानी कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ए देखो यहाँ पे समझो, ए मोल्स ऑफ H2 गैस, ये डेरिवेशन ये एक तरीके का, H2 गैस के A मोल्स ले लिया और I2 के B मोल्स ले लिया, आर टेकन इन ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T and pressure P to form HI. If X moles of H2 are dissociated at equilibrium, then derive expression of Kp and Kc for the reaction.
आपको क्या रहेगा, एक रिएक्शन की रहेगी और केपी और केसी का आपको एक्सप्रेशन निकालना रहेगा। तो ये एक डेरिवेशन है, इसी के हिसाब से बाकी सब चीज करनी है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, क्वांटिटी जितनी ए और बी की वो लिख लेंगे, जितना जितना जा रहा है वो निकाल देंगे। अच्छा ये एक्स एक्स जाएगा तो एच आई जाहिर सी बात है 2x बनेगा। इनिशियल मोल कितने हैं, a प्लस बी। इक्विलिब्रियम मोल कितने हैं, a प्लस बी। मतलब जितने इनिशियल उतने फाइनल। तो डेल्टा एन जी जीरो कोई भी बोल देगा, रोता हुआ बच्चा भी बोल देगा डेल्टा एन जी जीरो है। तो मैं वो केस लेके चल रहा हूँ जिसमें डेल्टा एन जी जीरो है। डेल्टा एन जी 1 से अलग भी आएगा, जीरो नहीं होगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन क्या करेंगे, जितना मोल से चारों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो चारों की तीनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और जैसे ही कंसंट्रेशन आएगी तो केसी आ जाएगा, क्योंकि केसी क्या हुआ है, कंसंट्रेशन का जैसे होता है। एच आई का स्क्वायर H2I2, एच आई कितना है 2x/v का स्क्वायर, H2 कितना है a-/b, I2 कितना है b-/b, 2v से 2v कैंसिल, क्या बचा 2x² a-x b-x। यानी कि पता ये चला जब डेल्टा एन जी जीरो होता है तो आपको वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है केसी में, डायरेक्ट मोल का रेशियो भी लिख दो ना पावर के हिसाब से, तो भी आंसर सही आएगा। क्यों, अल्टीमेटली वॉल्यूम तो कट होना है डेल्टा एन जी में, है ना। हाँ देखो वॉल्यूम कट हो गया ना, यानी कि अच्छा 2x a-x b-x क्या है, ये मोल्स ही तो है। a-x b-x 2x क्या है, मोल्स। यानी कि केसी अगर डेल्टा एन जी जीरो हो तो केसी आप सिंपल मोल का रेशियो लिख दोगे ना तब भी चल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कट जाता है। अच्छा मोल फ्रैक्शन निकालो, a-x टोटल मोल कितने a प्लस बी, इसके मोल्स है a प्लस बी टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तीनों को मोल फ्रैक्शन को प्रेशर टोटल प्रेशर से डिवाइड करेगा तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक, अब यहां से केपी निकाल दो भैया, देखो पार्शियल प्रेशर क्या था ना, केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई PH2I2। देखो ऊपर से एच आई का प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर ये रहा, उल्टा हो गया, हाइड्रोजन का प्रेशर ये रहा और I2 का प्रेशर ये रहा। सारी वैल्यू पुट कर दी, पुट करके हमारा आंसर क्या आ गया, देखो ये आ गया, आगे पेज पे दिखा रहा होगा, ये आ गया शॉर्ट में। अब देखो आपको सारा डेरिवेशन नहीं करना, आपको अब क्या करना है, देखो अब डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट समझो। ए बी जीरो, ए में से एक्स निकालना, बी में से एक्स निकालना, 2x, इनिशियल भी ए प्लस बी, फाइनल भी ए प्लस बी, इसका मतलब डेल्टा एन जी जीरो। डेल्टा एन जी जीरो तो सिंपल मोल का रेशियो लिख दो, यहाँ क्या है 2x, 2x का स्क्वायर लिखा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या है b-x a-x, a-x b, ये रिएक्टेंट लिख दिया, सही। और जब डेल्टा एन जी जीरो है तो केपी केसी बराबर होंगे, तो इस तरीके से केसी और केपी का एक्सप्रेशन आ गया। हाँ ना का जवाब दो भाई, पूरा डेरिवेशन बता दिया और अब लास्ट में शॉर्ट बता दिया। आपको डेरिवेशन नहीं करना, आप शॉर्ट में करना है। कब, जब डेल्टा एन जी जीरो है तब चलिए बात ये, सही है। हाँ अभी उल्टी रिएक्शन लिख दी, अलग आएगा, देखो अलग आ रहा है उल्टी रिएक्शन का, क्यों, वो रिएक्शन उल्टी लिखती, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उल्टे हो जाते। सर 2x का स्क्वायर आएगा या फिर x का स्क्वायर आएगा, 2x का स्क्वायर, मोल्स तो 2x है ना, हाँ मोल्स 2x है ना, समझ रहे हो, हाँ 2x का स्क्वायर आएगा। ये गलती मत कर देना, ये 2 मत हटा देना यहाँ से, ये क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये नहीं हटेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स का स्क्वायर जाएगा, सही है जी। भैया देख लो फटाफट, देखो भैया सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बैठा हूं 5 मिनट, बताओ 5 मिनट में 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट क्या बताओ, कर लोगे क्या। केसी और केपी सबके बराबर होंगे, क्योंकि केसी वो चल रहा है डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0, केसी वो चल रहा है डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0, डन हो जाएगा, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ये देखो भैया फोर्थ फिफ्थ ये भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें ये फर्क था, डी पहले से ही प्रेजेंट थे तो कोई बात नहीं, डी प्लस 2x लिख देंगे। अगर कोई मोल्स प्रोडक्ट में पहले से ही प्रेजेंट हो तो जितने बनेंगे उसमें जोड़ देना, बस खत्म, जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलो। अब भाई क्वेश्चन है, देखो जरा, अब देखो क्वेश्चंस, उसी बेस पे अब क्वेश्चन भी आसान हो गया काम हमारा। तो भाई देखो 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 5 मोल्स ऑफ आयोडीन आर टेकन इन ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ केसी फॉर दिस सिस्टम इज इतना, देन कैलकुलेट केपी। तो भैया आपने पहले कैलकुलेट करा H2 + I2 + 2HI। अच्छा केसी 2 to 5 है तो जाहिर सी बात है केपी भी 2 to 5 होगा, क्यों,
अरे भाई डेल्टा एन जी 0 है तो बराबर ही दोगे, तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे H2I2 और HI के कितने मोल्स होंगे ये बताने हैं। तो इक्विलिब्रियम पे मान लो x चले गए, ये कितने बन जाएंगे 2x, सही 2x बन जाएंगे ना। हाँ अब आप मुझे बताओ केसी, आपको ये बताओ केसी का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर 5x और केसी दे भी रखा है 2 to 5, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ये निकाल रखी x की वैल्यू कितनी है 75/70। इस x की वैल्यू को फिर से वापस पुट रख देना यहाँ पे, यहाँ रख देना, यहाँ रखना, तो H2 आ जाएगा 10/17, I2 आ जाएगा 10/17, है ना, जितना भी आए, तो HI आ जाएगा 150/70। जिसकी मोल्स पूछो ये इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गई। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। केसी का एक्सप्रेशन लिखो, सारे मोल्स फुल कर दो, केसी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स को इक्विलिब्रियम में पुट कर दो तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या है 5 - x 5 - x 2x, तो एक्स की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। हाँ भाई बोलो दीपांशु मेरी बात क्लियर है नहीं, हाँ ना का जवाब दो। तो भैया ये क्वेश्चन करके लाना, ये वाला मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और ये वाला एक क्वेश्चन ये भी करके लाना। हो गया हमारा आज का काम। नेक्स्ट 8 पेज करने थे। सेकंड केस देख लो भैया, 8 पेज करने तो 8 ही करने हैं। हाँ मामला खराब है, चलो ये कल से शुरू कर लेंगे ना। ये सेकंड केस, वो सारे क्वेश्चन 8 हो गए हमारे पेज, 8वें पेज पे आ गई। ठीक है जी। हाँ वैसे कल ज्यादा पेज बचेंगे, कल कितने पेज बचेंगे 34 पेज बचे ना 34, तो कितने बचेंगे 12 और 14 28 पेज है भैया, कल 28 पेज कवर करने हैं यार। 28 में से 17 दूनी 34, मतलब परसों तो हो ही जाएगा, मतलब 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में आयनिक इक्विलिब्रियम भी शुरू हो जाएगा। कल का दिन लगेगा, परसों में आयनिक इक्विलिब्रियम भी शुरू कर दूंगा मैं, 1-2 पेज इंट्रोडक्शन पढ़ा दूंगा। अच्छा जाओ खाना, भूख लग रही है, चलो मुझे भी लग रही है, चलो। सर इसके नोट्स भी आपके पास? हाँ है, मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है मैं ले आऊंगा, फोटोकॉपी करा लेगा। वैसे पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स से अच्छा है इसी पीडीएफ बनाई मैंने, स्कैन की भी इसे दे देना, तुरंत निकाल देगा भैया। पीडीएफ से प्रिंट ज्यादा अच्छा आता है, फोटोकॉपी अच्छी नहीं आती, ध्यान रखना, क्योंकि पीडीएफ स्कैन हुई होती है अच्छी तरीके से। तो नोट्स पीडीएफ से निकलवाना, अगर आप फोटोकॉपी दुकान से निकलवा रहे, जो पीडीएफ में भेज रहा हूँ सबसे अच्छी इससे आएगी। नोट से फोटोकॉपी करवाओगे उससे अच्छी नहीं आएगी। हाँ चलो भैया कल मिलते हैं फिर, है ना। देखो सैटरडे भी पढ़ाऊंगा, संडे भी पढ़ाऊंगा, सैटरडे भी पढ़ाऊंगा, संडे भी पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको 16 तारीख से बैच ऑफ कर दूंगा। मैं 16 तारीख से 22 तारीख तक मान लो आपकी क्लास नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा, ये टाइम कवर करने के लिए संडे में भी क्लास लूंगा आपकी, सैटरडे में भी क्लास लूंगा, संडे में भी क्लास लूंगा। 16 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं, 16 तारीख तक दबा के क्लास लूंगा आपकी। 5 दिन और बचे हैं, पूरे दबा के लूंगा। अच्छा 16 से 22 के बीच में कोई दिन मिल गया मुझे, मान लो खाली रहा, तो मैं बता दूंगा आपको, है ना, कि भाई इस दिन हो रहता है। 16 से 22 तक, 16 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं है। 16 तारीख तक डेली क्लास होगी, ना संडे की छुट्टी ना सैटरडे की छुट्टी। और कल क्विज हो गई डेली 12:30 बजे। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई क्या बताया मैंने? सोलह तारीख तक तो डेली, ना संडे की छुट्टी ना सैटरडे की छुट्टी। हाँ और क्विज भी डेली। और जब मैं 16 से 22 में छुट्टी रखूंगा तो उसमें क्विज तो होना ही होना है डेली। क्लास होगी या नहीं होगी, मान लो जिस दिन मैं फ्री रहा 16 से 22 के बीच में, मैं मेल डाल दूंगा भाई एक काम करें आज क्लास कर लेते हैं रात को 8 बजे, है ना। 16 से 22 में जरूर नहीं सारे दिन ऑफ रहेंगे, मैं एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ कि 16 से 22 आप ही ऑफ मान के चलो। बीच में मान लो मुझे टाइम मिला, मैं मैसेज कर दूंगा, तो सैटरडे संडे में आपकी ले रहा हूँ क्लास, मिला के ज्यादा नुकसान नहीं होगा, चिंता मत। ठीक है वो मैं कवर डी ब्लॉक कब स्टार्ट होगा? डी ब्लॉक 20 तारीख के बाद मैं डी ब्लॉक इसी क्लास में पूरा करा दूंगा, ठीक है। हाँ मैं बच्चों की फीस की वेट कर रहा हूँ, जो बच्चे हैं ना भी सारे, मैं उनकी फीस का वेट कर रहा हूँ 20 तारीख का। अगर उन्होंने फीस जमा कर दी तो वो बैच भी शुरू हो जाएगा, डी ब्लॉक उसमें कर लेंगे। नहीं करी तो मैं डी पहले इसमें पूरा कराऊंगा, फिर आगे चैप्टर उठाऊंगा, तो इनऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। हाँ नाइट्रोजन फैमिली बच्चे की वो बाद में पढ़ा दूंगा, ऐसी चिंता मत करो। और टाइम मिले तो लेक्चर देख लेना, वरना मैं पढ़ाई दूंगा। तो इनऑर्गेनिक लगभग हमारी पूरी हो जाएगी। तो डी ब्लॉक बचा, मतलब 2 लेक्चर बचे डी ब्लॉक में, वो भी खत्म हो जाएगा। वो मैं भी बच्चों का वेट कर रहा हूँ, वो फीस जमा नहीं करके दे रहे यार, 1-1.5 महीना हो गया पढ़ाते पढ़ाते, गला दुख गया मेरा।
हाँ इनऑर्गेनिक सही तो चल रही थी। अब आप ये बताओ, जब फीस नहीं देखो तो कैसा होगा काम? 1-1.5 महीने से मैं उनको पढ़ा रहा था, 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, 1 रुपया, सिंगल 1 रुपया नहीं दिया। आप देखो तो इंसान 1 महीने तक पढ़ा सकता है, उससे आगे क्या करें अभी। चलो फिर कल मिलते हैं ना।